हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रिचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज, डाल्टनगंज। रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परिकल्पना या हाइपोथेसिस, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी शोध प्रक्रिया या रिसर्च प्रोसेस का रीढ़ की हड्डी या बैकबोन की तरह होता है। यानी इसको आधार बनाकर ही कोई शोधकर्ता अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाता है और यह रिसर्च वर्क को वैज्ञानिक रूप देने में या साइंटिफिक आधार प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस, हाइपो और थीसिस दो शब्दों से बना हुआ है। यानी कि पूर्व कल्पना, हाइपो का अर्थ है पहले से कर लिया गया कोई कार्य, और थीसिस हमारा वाद, यानी कि जो पक्ष या अपने विचार हम अपने थीसिस या अपने शोध कार्य के माध्यम से लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, वही थीसिस कहलाता है। तो हाइपोथेसिस जो है वो या तो पूर्व कल्पना, प्राक कल्पना, परिकल्पना, किसी भी नाम से हिंदी में इसको बुलाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए एक ही शब्द है, हाइपोथेसिस। कोई भी रिसर्च वर्क शुरू करने से पहले हाइपोथेसिस बना लिया जाता है। जैसे सड़क के किनारे लाइट का लैंप पोस्ट होता है, बिजली का खंभा, जिससे हमें रास्ता भटकने में मदद मिलती है कि हम न भटक सके, रास्ता सही रास्ते पर चले। ठीक वही काम हाइपोथेसिस करता है कि हमें इधर उधर भटकने से बचाता है। किसमें? शोध प्रक्रिया में। इससे हमारा समय भी बचता है और हम सही दिशा में सही रिसर्च वर्क करके अपने जो भी विभाग में या अपने उसके बाद अपने समाज के लिए सही योगदान कर पाते हैं। तो एक सही हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करना, यानी उसको बनाना और उसके आधार पर पूरी शोध प्रक्रिया को करना, पूरे रिसर्च वर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसके बारे में जो विचारकों ने कहा है, तो कोहेन तथा नैगल कहते हैं कि परिकल्पना हमारे खोज को व्यवस्थित करने के लिए मार्ग दिखाता है। ए हाइपोथेसिस डायरेक्ट्स अस आवर सर्च फॉर द ऑर्डर। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परिकल्पना जो लेकर के हम चलते हैं अपने रिसर्च प्रक्रिया की शुरुआत में, तो जब हम रिसर्च के अंत में जाएंगे तो अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं कि पूरे रिसर्च वर्क के दौरान हमने क्या पाया। तो निष्कर्ष में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम परिकल्पना लेकर चले हैं वो सब सही ही साबित हो। उसमें से कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी। तो पूरी शोध प्रक्रिया जो है वो परिकल्पना या हाइपोथेसिस को जांचने, उसको टेस्ट करने की ही प्रक्रिया है। इसी तरीके से अगली परिभाषा जो है वो थियोडोरसन की है, और थियोडोरसन कहते हैं कि परिकल्पना या प्राक्कल्पना कुछ तथ्यों के बीच संबंध में दावे के साथ किया हुआ एक प्रयोगार्थ कथन है। उसके बाद वेबस्टर ने परिकल्पना को निष्कर्ष निकालने तथा इसके तर्क संगत या स्व अनुभूत परिणामों का परीक्षण करने के लिए अनुमान कहकर परिभाषित किया है। और गुड एंड हैट कहते हैं कि परिकल्पना सिद्धांत तथा शोध के बीच की एक आवश्यक कड़ी है। यानी कि
सिद्धांत और शोध। जैसा कि हम जानते हैं कि शोध के माध्यम से अंततः क्या होता है, सिद्धांत निर्माण होता है, थ्योरी बिल्डिंग होती है। हम जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत के बनने में बहुत सारा शोध होता है, उसके बाद जाकर वो सिद्धांत के रूप में स्थापित हो सकता है। जैसे कि हम ले सकते हैं समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि के जो सिद्धांत हैं, जो आज स्थापित हैं, उनको स्थापित होने में काफ़ी सारा शोध पहले समाज वैज्ञानिकों ने किया है। तो इस तरीके से परिकल्पना शोध और सिद्धांत के बीच कड़ी का काम करता है, यानी कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। और गुड एंड हैट आगे कहते हैं कि यह अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है और परिकल्पना किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करती है। अब E.S. बोगार्डस के शब्दों में परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। A.K. सिंह के अनुसार एक परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच जांच करने योग्य संबंध होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिकल्पना की विशेषता ये होती है कि ये हमेशा एक घोषणात्मक वाक्य के रूप में होता है, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में इसको लिखा जाता है। ये हमेशा एक वाक्य का होता है। एक पैराग्राफ में अगर आप 3-4 लाइन का एक परिकल्पना बनाएंगे तो वो सही नहीं होगा। जैसे कि भारत में नक्सलवाद, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ या 3-4 लाइन की परिकल्पना नहीं बनेगी। उदाहरण के लिए इस पर अगर कोई शोध कर रहा है तो इसकी एक परिकल्पना होगी कि भारत में नक्सलवाद की समस्या बहुत गंभीर है। बस एक सेंटेंस में ये हुआ घोषणात्मक वाक्य, यानी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हुआ ये। तो परिकल्पना इसी तरीके से बनेगी। और कर्लिंगर जो है वो कहते हैं कि अच्छे परिकल्पना तथा परिकल्पना कथनों के दो मानक होते हैं। पहला, परिकल्पना चरों के बीच के संबंध के विषय में कथन होती है, चर यानी वेरिएबल के विषय में कथन होती हैं, तथा परिकल्पनाएं घोषित संबंधों की जांच के लिए स्पष्ट इम्प्लीकेशंस यानी आशय, अर्थ को अपने में समाहित किए रहती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिकल्पना की क्या क्या मुख्य विशेषता है। तो पहली विशेषता है कि उसको स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी हम कह रहे हैं उस वाक्य में उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों को सही सही समझ में आ जाए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। अब गुड एंड हैट वही कहते हैं कि परिकल्पना की भाषा और अर्थ इतना स्पष्ट तथा निश्चित होना चाहिए कि उसकी मनमाने अर्थ में विवेचना नहीं किया जा सके, और उसके शब्द इतने स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए कि किसी भी अवधारणा को परिभाषित करते समय जब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सभी लोग उसे समान रूप में समझ सकेंगे। अतः परिकल्पना सुसंगत होनी चाहिए, अंतर विरोध से परे होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी विशेषता परिकल्पना की है कि ये इसमें अनुभव सिद्धता यानी एम्पिरिसिज्म होनी चाहिए। परिकल्पना जो है हवा हवाई बात नहीं होनी चाहिए, हमारे अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हम जो भी बात कह रहे हैं उसका हमारे पास कोई आनुभविक आधार होना चाहिए। परिकल्पना किसी आदर्श को प्रस्तुत करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम झारखंड में मनरेगा की स्थिति पर अगर शोध करने जा रहे हैं तो अगर हम आदर्शवादी बात करेंगे कि मनरेगा की योजना बहुत ही सफलतम योजना रही है, तो ये आदर्शवादी बात हो गई।
हमें जो परिकल्पना बनाना होगा वो ये बनाना होगा कि झारखंड में मनरेगा की स्थिति चिंताजनक है, या झारखंड में मनरेगा से लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, या पर्याप्त लाभ मिल रहा है। जो भी हम बनाएं वो हमारे अनुभव पर आधारित परिकल्पना होनी चाहिए। फिर तीसरी विशेषता है कि उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, कि अगर हम अध्ययन के सभी पक्षों को लेकर के हाइपोथेसिस बना लेंगे तो फिर उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें हाइपोथेसिस बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अध्ययन के किसी विशिष्ट पहलू को लें और उसके बाद उस विशिष्टता के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करें। उदाहरण के लिए, अगर हम झारखंड में महिला सशक्तिकरण ले रहे हैं तो ये विशिष्ट बात हो गई। अगर हम पूरे भारत में की बात करें कि भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति, तो ये विशिष्ट नहीं हो जाएगा। इसके लिए बहुत ब्रॉड और बहुत अस्पष्ट प्राकल्पना होगी, जिसको देश भर में अगर हम अध्ययन करने चलेंगे तो हमारे अध्ययन इतना ज़्यादा विशाल और अस्पष्ट हो जाएगा, तो उसमें विशिष्टता नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें एक खास जगह को चुनकर रिसर्च करना चाहिए और उसी के आधार पर विशिष्ट परिकल्पना भी बनाना चाहिए। झारखंड पर रिसर्च कर रहे हैं तो झारखंड में महिलाओं की स्थिति पर आधारित विशिष्ट परिकल्पना बनाएंगे, तब हमारा रिसर्च सही दिशा में जाएगा और परिणाम भी अच्छे देगा। और ये अगली विशेषता है कि ये उपलब्ध प्रविधि यानी मेथड से संबंधित होने चाहिए। हमारे पास जो मेथड उपलब्ध है उसी के आधार पर परिकल्पना बननी चाहिए। हमारे पास मुख्य मेथड क्या क्या है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, ये सब हमारी विधियां हैं। तो इनके आधार पर ही हमें परिकल्पना का भी निर्माण करना चाहिए। कोई ऐसी परिकल्पना नहीं बना लेनी चाहिए जिसको हम लागू न कर सके। ये बहुत जरूरी है, व्यावहारिक है। फिर परिकल्पना जो है वो सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च वर्क का अंतिम लक्ष्य सिद्धांत निर्माण या थ्योरी बिल्डिंग होता है। तो हमारी परिकल्पना का अंतिम मकसद थ्योरी बिल्डिंग होना चाहिए। अब परिकल्पना के स्रोत क्या क्या है? तो पहला स्रोत तो हमारी जो है हमारे परिवेश यानी हमारी संस्कृति से हम जो सीखते हैं उसके आधार पर परिकल्पना बनाते हैं। फिर वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो हमारे परिकल्पना निर्माण का आधार बनते हैं। फिर समरूपता, दो दशाओं के बीच कुछ समानताएं होती हैं तो उनके आधार पर नई परिकल्पना बनाई जाती है। जैसे कि दो राज्यों में समानता अगर हम देख लें, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही साथ निर्मित हुए थे 2000 ईस्वी में, तो दोनों में अगर समानताएं हैं तो उनको देखकर भी विशिष्ट परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। फिर व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बड़ा स्रोत है, उसके आधार पर भी परिकल्पना बना जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे व्यक्तिगत अनुभव को हमें बहुत इसमें इम्पोर्टेंट स्थान देना चाहिए। और पूर्वगामी सर्वेक्षण या पायलट स्टडी यानी कि किसी फील्ड वर्क को करने से पहले जो पूर्व अध्ययन छोटा स्टडी कर लिया जाता है, पायलट स्टडी उसको कहा जाता है, तो उस छोटे अध्ययन के आधार पर भी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। मतलब कि अगर हम पलामू जिले में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसका पहले पूर्वगामी सर्वेक्षण, पायलट स्टडी कर लिया जाता है, एक छोटे से एरिया का स्टडी कि ये काम करने लायक जगह है कि नहीं, तो उसको पायलट स्टडी कहा जाता है। तो उसके आधार पर भी पूर्व कल्पना का निर्माण करने में आसानी हो जाती है। फिर लोक बुद्धिमानी, फोक विजडम जिसको कहा जाता है, यानी कि मुहावरा, उसके आधार पर भी पूर्व कल्पना बनाई जा सकती है। जैसे कि
कहा जाता है आमतौर पर कि अ, अ, अशिक्षित महिलाओं का वैवाहिक जीवन जो है सुखी नहीं होता है, क्योंकि उनका शोषण होता है, या फिर जाति मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। ये सब बातें जो है आमतौर पर जो हम लोग सुनते हैं लोगों के मुंह से, तो इन बातों को भी पूर्व कल्पना का आधार बनाया जा सकता है। फिर बहस और वार्तालाप, आप अपने जो भी शिक्षक हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनसे बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए। फिर उसके आधार पर वो आपको सुझाव दे सकते हैं कि इन इन 3-4 पूर्व कल्पनाओं को बनाओ। हम जानते हैं कि हमको 3 या 4 सेंटेंस के रूप में पूर्व कल्पना लेना होगा और उसको सिद्ध करना होगा। तो इस काम में आपके शिक्षक या आपके सुपरवाइज़र या शोध निर्देशक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। तो इंट्यूशन यानी कि अंतर्बोध, अपने आप अंतर, अगर आप किसी भी विषय का गहन अध्ययन करेंगे तो अपने आप अंदर से आपको कुछ अनुभूति होगी कि ये इस पहलू का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो वो कहलाता है अंतर्बोध। तो इसके लिए आपको किसी भी विषय का गहन अध्ययन करना होगा, तभी अंतर्बोध यानी आंतरिक अनुभूति से अपने आप परिकल्पना आपके मन में आएगी कि ये सेंटेंस हमें बना लेना चाहिए। जो लोग ऊपरी स्तर पर अध्ययन करेंगे, सतही स्तर पर अध्ययन करने से ये इंट्यूशन नहीं आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में भी अगर हम जाते हैं तो जिस स्टूडेंट ने गहन अध्ययन किया हुआ उसको पहले से अनुमान हो जाता है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो सतही स्टडी करता है वो अनुमान नहीं लगा सकता। यही बात परिकल्पना के साथ भी है कि गहन अध्ययन किसी भी शोध को आरंभ करने से पहले संबंधित पुस्तकों का हमें कर लेना चाहिए। अब परिकल्पना के प्रकार क्या क्या हैं? तो पहला प्रकार है कि घोषणात्मक परिकल्पना यानी कि डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस। हम जानते हैं कि जब शोधकर्ता अध्ययन के परिणाम के विषय में एक कथन का निर्माण करता है तो वो घोषणात्मक कथन या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं से ज़्यादा सशक्त या मजबूत होती हैं। फिर परिकल्पना का दूसरा प्रकार है नल हाइपोथेसिस या निष्प्रभावी परिकल्पना। अध्ययन के बाद जो परिकल्पना कोई परिणाम नहीं देती है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिकल्पना का कोई परिणाम ना आए, तो उसको नल हाइपोथेसिस या अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल परिकल्पना कहा जाता है। लेकिन नल हाइपोथेसिस या निष्फल परिकल्पना की सांख्यिकीय या स्टैटिस्टिकल रूप से जांच की जा सकती है। तो फिर तीसरा प्रकार है कि प्रश्न के रूप में परिकल्पना। अब हम जानते हैं कि शोध प्रक्रिया, आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में एकेडमिक राइटिंग में सिनॉप्सिस राइटिंग पढ़ा है, जिसमें हाइपोथेसिस के साथ साथ रिसर्च क्वेश्चन भी बनाना होता है। तो शोध प्रश्न, तो हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। शोध प्रश्न ही है जो 3-4 जिनमें से मुख्य को लेकर हाइपोथेसिस बना दिया जाता है। तो कई बार जो है परिकल्पना शोध प्रश्न प्रश्न के रूप में होती है। जैसे कि क्या शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के स्तर के बीच कोई सार्थक अंतर है, या क्या शहरी और ग्रामीण छात्राओं के मानसिक स्तर में कोई अंतर है। इस तरीके से प्रश्न के रूप में भी परिकल्पना हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिकल्पना की अब निर्माण के मानदंड क्या क्या हैं कि परिकल्पना अनुभव द्वारा आधारित होनी चाहिए, सुस्पष्ट सूक्ष्म होनी चाहिए, विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए, और इसके बनाने में जो कठिनाइयाँ होती है कि परिकल्पना को उपयुक्त शब्द में प्रकट करने में असमर्थता आती है। शोधकर्ता बहुत कठिनाई में पड़ जाता है कि कैसे हम इसके लिए सही शब्द का इस्तेमाल करें। फिर
दूसरा, इसके लिए स्पष्ट सैद्धांतिक संरचना या ज्ञान का भी अभाव है। जैसे महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता, व्यक्तित्व, वातावरण तथा आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। फिर सैद्धांतिक संरचना को तर्क संगत रूप में प्रयोग करने की भी योग्यता होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर नहीं होती है, तो परिकल्पना के निर्माण में कठिनाई आती है। तो इस तरीके से परिकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है और यह सामाजिक शोध के अंतर्गत अध्ययन का उद्देश्य निश्चित कर देता है, जिससे शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का गहन अध्ययन कर पाता है। फिर सामाजिक शोध में परिकल्पना के उपयोग से अध्ययन की दिशा यानी डायरेक्शन निर्धारित हो जाता है, जिससे समय की बचत होती है और अधिक परिश्रम और पैसा भी खर्च होने से बचत हो जाता है। और परिकल्पना शोधकर्ता को नियंत्रित करती है, कंट्रोल कर देती है, जिससे उपयोगी तथ्यों को ही वो जमा करता है, अनावश्यक डाटा को जमा नहीं करता है, जिससे उसके समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तो इस तरीके से परिकल्पना शोध कार्य शुरू करने से पहले एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है या जनरलाइजेशन, जिसको पूरी शोध प्रक्रिया के दौरान सिद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक शोध के अंतर्गत जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं, उनके आधार पर सिद्धांत निर्माण किया जाता है और हम जानते हैं कि परिकल्पना के माध्यम से हम वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देते हैं और परिकल्पना किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इस तरीके से परिकल्पना की जांच करना पूरी शोध प्रक्रिया का मुख्य कार्य होता है। इसलिए हमें किसी भी शोध कार्य, चाहे हम एमए के स्तर पर करें, एमफिल तो अब नहीं रहा, एमएड के स्तर पर करें या पीएचडी के स्तर पर करें, तो हमें सही शोध की परिकल्पना का निर्माण कर लेना होगा। और हमें याद रखना चाहिए कि ये एक सेंटेंस का डिक्लेरेटिव वाक्य होता है या प्रश्नवाचक भी हो सकता है, लेकिन एक वाक्य का होना चाहिए और हमें परिकल्पना 3 या 4 से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए और उनको ही आधार बनाकर पूरी शोध प्रक्रिया को करना चाहिए और अंत में बताना चाहिए कि हमारी कौन सी परिकल्पना सही सिद्ध हुई, कौन सी गलत सिद्ध हुई या कौन सी निष्फल रही, नल हाइपोथेसिस रही। तो इस तरीके से परिकल्पना या हाइपोथेसिस शोध प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण आधार है, इसीलिए इसको शोध का या रिसर्च का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।